हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली हम सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं पेपर सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2019 का। तो आज हम तीसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 सेट सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि 13 मई तक हम 10 सेट जो है सॉल्व कर लें दिसंबर 2019 का। तो आज जो सेट सॉल्व कर रहे हैं वो आपका है 6 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट। तो टाइम ख़राब नहीं करते और पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्वैपिंग ऑफ इनकोडर डिकोडर रोल इन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यानी चेंज करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कब ये होता है, कब ये चेंज होता है। यानी इनकोडर डिकोडर बन जाता है, डिकोडर इनकोडर बन जाता है। पहले जान लेते हैं इनकोडर कौन होता है। इनकोडर जो होता है वो सेंडर होता है, डिकोडर कौन होता है वो होता है रिसीवर। यानी इनकी रोल उल्टी हो जाए तो ऐसा होता है फीडबैक के टाइम, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे क्लासरूम के अंदर क्या होता है, टीचर है, ठीक है, और स्टूडेंट है, ओके। टीचर जो है अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो ये हो गया सेंडर। स्टूडेंट जो है रिसीव कर रहा है, ये हो गया रिसीवर। लेकिन जब टीचर पूछता है कि समझ में आया कॉन्सेप्ट या कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, उस समय सेंडर क्या है, यानी स्टूडेंट क्या बन गया, स्टूडेंट बन गया आपका उस समय इनकोडर। और टीचर क्या बन गया, डिकोडर। यानी रोल क्या हो गई, उल्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, फीडबैक एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज आर कंट्रीब्यूट टू डायरेक्ट लर्निंग। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट लर्निंग का, ठीक है। जहाँ पे कोई टीचर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट लर्निंग। यानी जब कोई चीज़ आप खुद से लर्न कर रहे हो, तो यानी बोल सकते हैं टीचर इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सेल्फ लर्निंग, यानी आप खुद से कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हो, ओके। देखते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होता है, ये एग्जांपल है। यहाँ पे कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं है। टीचर का मतलब फिजिकली आपके सामने बैठ के पढ़ा तो नहीं रहा आपको, ठीक है, आप खुद से लर्न कर रहे हो इसको, तो ये हो जाएगा आपका। और वर्कशॉप भी इसका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और रोल प्लेइंग, ठीक है। तो रोल प्लेइंग में भी क्या होता है, सेल्फ लर्निंग होती है। तो यानी बी हो गया आपका, डी हो गया आपका, और ई हो गया आपका। तो बी डी ई, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, द एम्फेसिस ऑन मेमोरी लेवल टीचिंग। तो यहाँ मेमोरी लेवल टीचिंग की बात कर रहे हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग याद होगा तो मैंने अपने लेक्चर में बताया है ये क्या होता है। ये बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग होता है और इसमें क्या होता है, बेसिकली चीज़ों को याद रखा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट एंड आइडियाज, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं होगा ये इसके अंदर, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर हम नहीं करते हैं। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन हो सकता है इसके अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं होगा। और आपका मास्टरी हो सकता है, मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग की आती है, रोट लर्निंग की बातें, यानी कॉन्सेप्ट आपको मेमोराइजेशन होता है बेसिकली इसके अंदर। मेमोरी लेवल के अंदर क्या होता है, मेमोराइजेशन। एमएम से आप याद रख सकते हो उसको, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी। यानी हम कह सकते हैं कि ए होगा, सी होगा और ई होगा। ए देख लेते हैं क्या है, हाँ, ए सी ई। तो ए जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। हाँ, तो आपको किस पैटर्न में जो है लेक्चर को डिलीवर करना है, ये बात तो बिल्कुल हो जाएगी इसके अंदर। सी भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं होगी, ये हाई लेवल चला जाएगा। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप भी बिल्कुल नहीं होगी, बता ही दिया मैंने। सेग्रेट वन फ्यूचर फ्रॉम अनदर, ये भी नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट करने की बात जब भी आएगी, ये मेमोरी लेवल में नहीं आएगा। मेमोरी लेवल में क्या आता है, मेमोराइजेशन करना, ठीक है। यानी कौन सी चीज़ कब बोलनी, जैसे कि एग्जाम्पल मेमोरी लेवल कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, या मैं टीचर हूँ हिस्ट्री का, तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, इसका ईयर याद रखना क्या है, ये है मेमोरी लेवल, ठीक है। या फिर जितनी भी वॉर्स हुई हैं, हिस्टोरिकल वॉर्स हुई, उनको एक पैटर्न में सेट कर देना कि पहले ये हुई, तराइन 1191, तराइन 2 1192। इस तरह से मैंने एक पैटर्न पूरा सेट कर लिया, तो ये क्या है, मेमोरी लेवल, क्योंकि मैंने मेमोराइज किया हुआ है इन फैक्ट्स को, डेट को, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है लॉजिकल रीजनिंग से। तो मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अच्छा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। तो राइट को चूज़ करना है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए मिडिल टर्म होता है कहाँ पे, ध्यान से मेरी बात सुनेगा। किसी भी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आपका प्रीपोजिशन होता है, उसमें क्या क्या होता है, प्रीमाइस 1, ठीक है, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। यही बनाती है मिलकर प्रीपोजिशन, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर। मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रीमाइस, इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए।
मिडिल टर्म शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंक्लूजन। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म जो होता है वो कहाँ पे होता है, प्रीमाइस 1 में होता है, प्रीमाइस 2 में होता है, प्रीमाइस 3 में नहीं होता। प्रीमाइस 3 यानी कंक्लूजन में नहीं होता। कंक्लूजन में क्या होता है, मेजर टर्म और मिडिल टर्म, सिर्फ यही दो होते हैं। और भी डाउट होंगे आपके तो आप जाके लॉजिकल रीजनिंग में वीडियो देख सकते हो, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, सब कुछ बहुत डिटेल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा बोथ प्रीमाइस कैन बी पर्टिकुलर इन वैलिड आर्गूमेंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर होना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है आपकी। बोथ प्रीमाइस कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव होना भी कोई कंडीशन नहीं है आपकी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म तो प्रीमाइस 1 में भी होगा, प्रीमाइस 2 में भी होगा, लेकिन ये जो आपका प्रीपोजिशन है वो स्टैंडर्ड है, यानी एक प्रीपोजिशन और एक प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन के साथ भी काम चल सकता है, काम चल सकता है। यानी स्टैंडर्ड तो क्या है, 2 है, ऐसे प्रीमाइस 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो मिडिल टर्म को कहाँ होना चाहिए, प्रीमाइस के अंदर होना चाहिए, कंक्लूजन में कभी नहीं हो सकता। डेट्स वाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि आपका ए सही है, यानी ए सही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 4 का आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च द स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज अटमोस्ट। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी किस स्टेप में होती है रिसर्च के। तो देखते हैं हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम। ये तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है जिसके ऊपर रिसर्च करनी है, ये तो आपकी चॉइस की बात होती है। ठीक है, इसमें कहीं बात क्या इनोवेशन, इमेजिनेशन वगैरह की बात नहीं आती है। ओके, फिगरिंग आउट द रिलेटेड स्टडी एंड द टेक्निक यूज बाई अदर रिसर्चर्स। तो ये तो नॉर्मल स्टडी आप कर रहे हो, इसमें कुछ इनोवेशन की बात तो है नहीं या इमेजिनेशन की बात तो है नहीं। डाटा एनालिसिस, नॉर्मली जो डाटा है उसको एनालाइज करो, प्रेजेंट करो रिजल्ट को। यहाँ भी कुछ खास नहीं इमेजिनेशन आता आपका, थोड़ा बहुत आता है लेकिन कुछ खास नहीं आता। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ऑटमोस्ट पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होता है। तो देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, ये होती है परिकल्पना। परिकल्पना क्या मतलब इसका हो गया, बेसिकली इसका मतलब हो गया आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या हो सकती है उसकी आप परिकल्पना करते हो, इमेजिनेशन करते हो, उसका सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो नल और अल्टरनेटिव पढ़ते हैं हाइपोथेसिस के अंदर। ओके, नल क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा रिसर्च वाले यूनिट के अंदर। आपके सामने प्लेलिस्ट होगी चैनल के ऊपर, वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आप क्या कर रहे हो, परिकल्पना कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इनोवेशन कर रहे हो, वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ आप इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, इनोवेशन कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, 5 का थर्ड हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन जो है आपका है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर की बात है, तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो है 5 इंक्रीज बाई 1% हो गई। ठीक है, तो इंक्रीज बाई इसका क्या है 1%, तो इसको इंक्रीज करने के बाद क्या एरिया में टोटल क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो 2% होगा। इसी फॉर्मूला को पुट कर देना है और इन दोनों में 1% ऐड कर दीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे, तो जब जो टोटल फिगर आएगा वो 25 में जो डिफरेंस आएगा उसका, उसके बेस पर 2% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं मैथ का बिल्कुल अलग से सेपरेट कराने वाला हूँ, तो आप चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ। डिटेल में मैथ और DI कराऊंगा आपको जब मैं 10 सेट खत्म कर लूँगा। उसके बाद पहला टारगेट क्या है हमारा, 10 सेट पूरा खत्म कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान थे कि सर पेपर नहीं मिल रहा, पेपर नहीं मिला। डेट्स वाई यहाँ पेपर मिल रहे हैं आपको सारे के सारे विथ सॉल्यूशन। एक चीज़ और, या आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, या वीडियो पसंद आए या आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल ग्रेटर देन 1 विच इज अ स्क्वायर एंड क्यूब। तो सीधी सी बात ये पूछ रहा है ना कि स्क्वायर और क्यूब दोनों साथ में हो और एक से बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो देखिए 64 क्या है, 64 8 का स्क्वायर है, बिल्कुल है सर। और 64 जो है 4 का क्यूब भी है, बिल्कुल है सर। यानी कि 64 जो है वो ये कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है, स्क्वायर भी होने की और क्यूब भी होने की, बिल्कुल कर रहा है सर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रिसर्च स्कॉलर वाइल फाइनली रिपोर्टिंग द रिसर्च रिजल्ट। ठीक है, यानी रिपोर्ट अपनी जो है सबमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ थेसिस। ठीक है, थेसिस के फॉर्म में कर रहा है।
एक्नॉलेजेस द सपोर्ट ऑफ हिज हर सुपरवाइजर, जो भी सपोर्ट किया सुपरवाइजर का उसको शुक्रिया किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है उसके वर्क को, ठीक है। तो ये है क्या बेसिकली, तो देखिए शीर फॉर्मेलिटी क्या होती है, इसको देख लेते हैं हम लोग। सरासर मतलब दिखावा, बेसिकली इसका हिंदी ये होता है, ठीक है। नीडेड फॉर्मेलिटी क्या है, मजबूरी की बात है यहाँ पे। और सुपरफ्लुअस एक्ट मतलब क्या होता है, ओवर करना, किसी चीज़ को एक्स्ट्रा करना, एक्सेस करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेस करना, और इसका मतलब क्या हो गया, सरासर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, पार्ट ऑफ एथिक्स है। क्यों, क्योंकि जिसने आपका सहयोग किया है आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके वर्क को क्या करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रिसर्च से क्वेश्चन है, एथिकल रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन है ये आपका। 8 का आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉलेज टीचर डज रिसर्च विथ अ व्यू टू डिपेक्ट द रियलिटी सिचुएशन। तो ये बात किसकी कर रहा है, रियलिटी सिचुएशन को शो ऑफ करने की बात कर रहा है। रिलेटिंग टू द होम कंडीशन ऑफ स्टूडेंट एंड हॉस्टल प्रोवाइडेड फॉर। तो होम कंडीशन और हॉस्टल जो उनको दिया जा रहा है उसकी रियलिटी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको जो है रियली सिचुएशन क्या है वहाँ की, उसको स्टडी करने की बात बेसिकली ये कर रहे हैं आपकी। एक्सपेरिमेंटल हो नहीं सकता। डिस्क्रिप्टिव जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च है, नंबर्स की बात होती है, सर्वेस का एग्जांपल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइंस वगैरह की रिसर्च है, जैसे कि आपका इस समय जो कोविड की रिसर्च चल रही है वो कैसी रिसर्च है, या क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है। इसमें 2 ग्रुप होता है, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे टाइप ऑफ रिसर्च में आपको, कहाँ पे, रिसर्च के प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। अब बात फंसी सर 3rd और 4th में क्या होगा। एथनोग्राफी मतलब क्या होता है, कल्चर। तो यहाँ कोई बात कल्चर की कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी जो है क्वालिटेटिव रिसर्च है और ये भी क्वालिटेटिव है। और फर्स्ट और सेकंड क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्वालिटेटिव रिसर्च ही पूछ रहा है, ओके। तो फर्स्ट सेकंड तो हो नहीं सकता। तो एथनोग्राफी क्या है, कल्चर है, तो 4th भी नहीं होगा। तो ये कल्चर की कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये रिसर्च कौन सी होगी, ये होगी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। तो आंसर 9 का 3rd हो जाएगा आपका। सारे आंसर ऑफिशियल की से लगे हैं तो एकदम टेंशन मत कीजिएगा आप इस बात की। द मोस्ट फ्यूचर ऑफ एन एडोलेस्टेंट लर्नर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जो आपके टीनेजर्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है बेसिकली। तो बोल रहा है विच डिटरमाइन हीज हर सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट इज द। तो मोस्ट पूछ रहा है, मोस्ट फ्यूचर पूछ रहा है, उनका कौन सा है। तो बेसिकली जब उम्र 15 से 17 होती है, 14 से बोल लीजिए, 14 से जब 17 होती है ना, उस समय अपने लाइफ में हम लोग क्या करते थे, हम लोग हीरो की वर्शिप करते थे। जैसे आप देखते होगे ना, जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने हेयर कट को जो है सलमान की तरह, या बॉयज़ हैं तो शाहरुख की तरह, या गर्ल्स हैं तो फिर जो एक्ट्रेस है आलिया भट्ट वगैरह उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो उनके वैल्यूज़ हैं, जो उनके स्टैंडर्ड है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये टीनेजर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, अनुपलब्धि। तो ये किससे क्वेश्चन है, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अनुपलब्धि मतलब क्या होता है, एब्सेंस होता है, ठीक है। हमने आपको बताया हुआ है वीडियोस के अंदर, इंडियन लॉजिक के वीडियोस पढ़ें, उसको आप देख सकते हो, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आई डू नॉट कॉग्नाइज द पॉट ऑन द टेबल। मैंने पॉट को टेबल पर नहीं देखा, तो मैंने क्या कहा कि पॉट वहाँ से एब्सेंट है। बात तो बिल्कुल सही है, यही आंसर होना चाहिए, बट हम आगे और देखते हैं। आई डायरेक्टली परसीव द एब्सेंस ऑफ पॉट ऑन द टेबल। परसेप्शन की बात तो यहाँ पे होगी नहीं, ओके। तो परसीव का मतलब क्या हो गया, परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष के पास चले गया। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है आपकी। आपने कोई चीज़ देखी वहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या लग गया, अनुपलब्धि लग गई आपकी। इन्फर की बात हो रही है, तो यानी अनुमान की बात कर रहा है, तो अनुमान भी यहाँ पे नहीं है। आई नो द एब्सेंस ऑफ द पॉट, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कंपेरिजन की, तो ये भी नहीं है आपका। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों नहीं है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये क्या है, ये है आपकी फैलेसी से क्वेश्चन, ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी से क्वेश्चन है आपका। इन दिस हॉस्पिटल सम नर्सेज डोंट वियर वाइट ड्रेसेस, some doctors have private practice and medicine prescribed are of high cost, therefore treatment in this hospital is of poor quality। तो ये है क्या, ये है आपका स्लिपरी स्लोप, ठीक है। इसमें होता क्या है, ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, और फाइनली नेगेटिव आउटकम पे आ जाते हैं, ठीक है।
यानी एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट बन जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, या तुम सैटरडे को नहीं पढ़ोगे, तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, और तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तुम हो जाओगे बेरोजगार। ठीक है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है सिंपली स्लोप का। यानी एक कोई इवेंट है, उससे हम चेन ऑफ इवेंट बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं, चेन ऑफ इवेंट। ठीक है, ध्यान से मेरी बात, चेन ऑफ इवेंट बनाते हैं, और फाइनली जो हमारा आउटकम आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। यहाँ पे भी नेगेटिव दिख रहा है आउटकम। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ मैंने क्या क्या, बेरोजगार हो जाओगे, अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। ठीक है, वहाँ भी नेगेटिव आउटकम था और यहाँ भी नेगेटिव आउटकम है। अब फेलेसी क्यों है, सैटरडे को नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। सैटरडे को नहीं पढ़ोगे इसका कोई सेंस नहीं बनता ना, या आप नहीं पढ़ाई करोगे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन सैटरडे को नहीं पढ़ेंगे इसका कोई सेंस नहीं बनता। वाइट ड्रेस वियर नहीं करते इसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर एक नेगेटिव से बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, फिर डी पे हम कंक्लूड कर देते हैं, या ए बी नेगेटिव करके सी पे हम कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट बनाते हैं और फाइनली जो कंक्लूजन आता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या है आपका, सिंपली स्लोप है। ठीक है, नाम पे जाइए, स्लिप, स्लिप से बनाए ना, कि एक नेगेटिव आया, उसके बाद जो है, सॉरी, एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद सीरीज ऑफ स्टेटमेंट आई, और फाइनली हम स्लिप करते हुए नेगेटिव आउटकम पे पहुंच गए। ओके, और बाकी जितनी फैलेसीज हैं आपका वीडियो पढ़ा, वहाँ मैंने 14 तरह की फैलेसी को एक्सप्लेन किया है इनफॉर्मल के अंदर। उसके अलावा मैंने फॉर्मल फैलेसी बताई है, डिडक्टिव फैलेसी, इंडक्टिव फैलेसी, सब कुछ बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट विद अ डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल आर देयर इन क्लास फॉर यूनिफॉर्म imparting of educative interaction, a teacher should opt for communication which is। तो बहुत सारे स्टूडेंट है और उन्हें हमें कम्युनिकेट करना है, नहीं पढ़ाना है बेसिकली, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ बच्चे वीक हैं, कुछ बच्चे स्ट्रांग है पढ़ाई में। ओके, सेल्फ प्रोजेक्टेड तो नेगेटिव है, कि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं टीचर कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। इंडिविजुअल सेंट्रिक की बात भी नहीं करें, किसी एक स्टूडेंट पे हम वो टारगेट नहीं कर सकते कि हम बस उसी को पढ़ा रहे हैं। यहाँ हमें सबको पढ़ाना है, और जो सारे बच्चे हैं वो डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल के हैं। यानी या एक स्टूडेंट वहाँ पे हम वीक है उस पर फोकस करें, तो बाकी के साथ हम क्या कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। लीनियर भी नहीं होता। लीनियर क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, और वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ आप किसका यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के पढ़ा सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो। ठीक है, क्लास के अंदर भी आप पीपीटी से पढ़ा सकते हो। तो बहुत चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसके हेल्प से हम कर सकते हैं इस काम को। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन जो है आपका है, ये बेसिकली मैच द कॉलम। तो ये जो है आपका, ये टीचिंग का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट और एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो इसको हमें मैच करना है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं पॉजिटिव में क्या होता है, बेसिकली ए का 4 हो जाएगा। द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। यानी जो चीज़ आप उनको दे दोगे ना, जैसे मान लो चॉकलेट कहते हो, चॉकलेट मिलेगी आपको, या ये काम आप करोगे, तो ये कैसी रिइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ए का आपका 4 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका 3rd। तो नेगेटिव में क्या होगा, द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी आफ्टर अ रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, तो जब आप स्टिमुलस हटा दोगे तब उनका बिहेवियर जो होगा इंक्रीज होगा। ओके, यानी नेगेटिव का मतलब क्या है, आप स्टिक से उनको मार रहे हो, तो फिर उसके बाद जैसे आपने स्टिक से मारना उनको बंद कर दिया ना, तो वो दोबारा प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर देंगे, क्यों, उनको डर है कि दोबारा आप स्टिक से उनको मार सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए का 4, बी का 3rd कहाँ मिल रहा है आपको, ए का 4, बी का 3rd आपको 3rd ऑप्शन में मिल जा रहा है सर। सी का 2 देख लेते हैं, सी का 2 हो जाएगा। पनिशमेंट, पेनफुल और अवर्सी स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टू स्टॉप द ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, इसको कहा जाता है, इसको एक टर्म दिया जाता है, ठीक है, स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। तो इसमें आप क्या करते हो कि जैसे ही आप गलती करते हो तो वहाँ पे आपको स्टिक पड़ती है। ठीक है, तो यह काफ़ी पेनफुल होता है, और इससे क्या होता है कि जो अननेसेसरी आपका एक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। और डी का हो जाएगा 1। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, यानी विड्रॉ ऑफ अ प्लीजेंट स्टिमुलस और एप्लीकेशन ऑफ एन
एवर्सिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर। तो बेसिकली आपको कुछ दिया जा रहा है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, तो वो स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, या आपका बिहेवियर सही नहीं होता तो। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड इसका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आ गया है क्वेश्चन, रिसर्च का ही क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, हमारे स्टैटिक्स के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा आपको। सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाना है और वीडियो को देखना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। Which of the following statistical technique will be appropriate for data analysis when the observation are available in the form of frequencies? तो बात फ्रीक्वेंसीज की कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, पहली बात तो ये है आपका। और ये फ्रीक्वेंसी किस में होती है, काई स्क्वायर में होती है। देखिए मीन मीडियन मोड जैसे जब हम यूज़ करते हैं स्टैटिक्स की मेथड्स को, तो वो सब किस में आता है, वो सब पैरामेट्रिक में आता है, अदरवाइज नॉन पैरामेट्रिक में जाता है। ये मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, उसके लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक के वीडियो पे। तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय द सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड, ठीक है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन प्री डिसाइडेड बाय द सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स, ठीक है। हाँ, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होगी, हम उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि कैसे सोशल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड कैसी है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसी बेस पे हम करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। पॉजिटिव एडुकेटिव एक्शन शुड गाइड लर्नर टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस। दोनों ही बात सही लग रही है इसकी, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो दोनों करेक्ट है। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, लेकिन अभी इसको आप थोड़ा रहने दो। एक बार मैं कम्युनिकेशन में कुछ क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है ना, उनके लिए बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे इस क्वेश्चन की। अभी के लिए आप इसको ए आंसर देख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रॉपर सही लग रहा है और दोनों का मतलब भी सही निकल रहा है, दैट्स माई आंसर इसका ए होगा। बट इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में फर्दर फ्यूचर में, ठीक है, जब मैं पूरा सेट सॉल्व करवा लूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है आपसे, इफ़ इट रेन देन द ड्रॉट विल एंड। देखिए, तो यहाँ फेलेसी की बात हो रही है आपसे, ठीक है। तो देखिए, इनफॉर्मल फेलेसी का तो टाइप कई तरह के टाइप्स होते हैं, उसकी बात ये कर नहीं रहे हैं। एब्डक्टिव फेलेसी कुछ है नहीं, इसकी भी बात नहीं हो रही है। बचा आपका ए और बी, डिडक्टिव है कि इंडक्टिव। इंडक्टिव में होता क्या है, बेसिकली पहले इसका पैटर्न पता ही होगा आपको, क्या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में जो है, इफ़ इट रेन देन द ड्रॉट विल एंड, द ड्रॉट हैज़ एंडेड देयर फॉर इट रेन। तो बेसिकली ये जो कर रहे हैं, ये आपका इंडक्टिव तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनरलाइज तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो इंडक्टिव तो होगा नहीं। तो फाइनली घुमा फिरा के हम दोबारा वहीं पहुँच रहे हैं, यानी हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर कर रहे हैं कि, तो ये है आपके क्या है, डिडक्टिव फैलेसी है। ऐसे एक बार आप फैलेसी के वीडियोस देख लेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे तरह की फैलेसी मैंने वहाँ पे करा दी है, 20-22 तरह की फैलेसी मैंने वहाँ पे कराई हुई है आपको। आगे बढ़ते हैं आपके 18वें क्वेश्चन पे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का फीचर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे बात बेसिकली बात डिडक्टिव की कर रहे हैं। ये आर्गूमेंट आया करे, डिडक्टिव ही समझा करो तुम लोग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि इसका फीचर कौन सा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका कंक्लूज़न होगा वो मस्ट बी है कि प्रीमाइसेस को फॉलो करेगा। ये कंडीशन किसकी है, डिडक्टिव की है, और यही इसकी वैलिडिटी डिसाइड करती है। या आपका कंक्लूज़न जो है प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्रू होने के बावजूद, तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, यानी या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। कौन सा, डिडक्टिव आपका। तो बेसिकली यहाँ मेंशन तो है नहीं इंडक्टिव, या इंडक्टिव मेंशन तो अलग बात है, यहाँ नॉर्मली बात आर्गूमेंट नहीं कर रहा है, यानी जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, डिडक्टिव इंडक्टिव समझेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड कॉन्सेप्ट नहीं होता इंडक्टिव में, वहाँ पे क्या होता है, साउंड अनसाउंड होता है, ठीक है। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपका है एवरेज का। तो 3 आइटम है 1500 रुपये के, यानी 45 ये हो गया, 4500 ये हो गया आपका। और फिर जो है 2 आइटम ये है 1800 यानी 3600, ओके, 4500 3600 यानी 8100 हो गया। फिर बोल रहा है 10% डिस्काउंट, ओके, तो यानी माइनस कर लीजिए 810 रुपये इसके अंदर। अब जो भी आपका आएगा उसको डिवाइड कर लीजिए आप किससे, 3 + 2 5 आइटम से डिवाइड कर लीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा
1458 यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका फंडा है या इसका मेथड है जो मैंने बताया आपको। ओके, आगे चलते हैं। क्लासरूम इंटरेक्शन और इन्फ्लुएंस लार्जली बाय। क्लासरूम इंटरेक्शन की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? स्टूडेंट और टीचर की बात कर रहा है, ठीक है। टीचर टू स्टूडेंट या स्टूडेंट टीचर दोनों ही होता है इसके अंदर। नॉर्मली टीचर पहले जो होता है इनकोड करता है और उसके बाद स्टूडेंट फीडबैक देता है, जो हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी। तो देखते हैं इसमें क्या है। स्टूडेंट कमिटमेंट तो मैटर करता है, टीचर सेंट्रिक नेगेटिव है, ये तो होगा नहीं आपका। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। और सॉलिकेटेड इंटरवेंशन समझ में आता है, अनसॉलिकेटेड भी नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा आपका। तो ये होगा बेसिकली क्या, आजकल का जो पैटर्न है वो क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट कमिटमेंट बहुत मैटर करती है क्लासरूम इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। या स्टूडेंट कमिटेड है, वो पढ़ना चाहता है और वो लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, लगातार जो है पूछ रहा है कॉन्सेप्ट्स को। तो स्टूडेंट कमिटमेंट जो होगी वो मैटर करेगी किसमें, क्लासरूम के अंदर। टीचर सेंट्रिक तो नेगेटिव है, ये होता ही नहीं है आपका, होना ही नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। डेट्स वाई मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग जो है फीडबैक दिया कीजिए, नीचे जो है कमेंट बॉक्स खाली है उसको भर दीजिए, अपनी डिमांड रखिए मेरे सामने कि सर मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको उन सब चीज़ों के लिए, बट आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, देखिए लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब कुछ फिक्स है, एक पैटर्न पे चल रहा है, ऐसा नहीं होता। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, फ्लेक्सिबल होता है ना, बिल्कुल होता है, डिपेंड करता है कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है फिर हम कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं क्लास में जब पढ़ाते हैं तो। डिक्टोरियल बिल्कुल नहीं होता, डेमोक्रेटिकल होता है, वो डेमोक्रेसी होती क्लास के अंदर। पर्पसफुल होगा और प्रेगमेस्टिक भी होगा, यानी थर्ड सी और डी हो जाएगा आपका, ए और बी नहीं होगा। ये साइंटिफिक अप्रोच होता है प्रेगमेटिक का मतलब, और पर्पसफुल मतलब समझ ही रहे हैं, पर्पस के लिए क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है कि कॉन्सेप्ट समझ में आए सामने वाले को। सी और डी होगा आपका, सी और डी कहाँ पे, सी और डी चौथे में, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो देखिए जो आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह NTA नेट का दे रहे हो या फिर कैट का MBA का दिए होगे, वो सब किस में जाएगा, वो सब जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। तो आंसर इसका एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। ये पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसके साथ, परफॉर्मेंस के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, 22 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 15-year-old man has a son whose age is 2/5 of his age, ठीक है। तो यानी 15 है, इसका 2/5 है सन इसका, तो 2/5 क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए 5 से, ठीक है। तो यानी आ गया आपका 10 और 2/5 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 रेशियो इसका हो गया, यानी कि बाप 50 साल का, बेटा 20 साल का, ठीक है। जीरो अच्छे से बना दें, 50 और 20 साल का है। तो फिर बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन टू हिज सन बी 5:3, यानी रेशियो क्या हो जाए, 5:3 हो जाए, कितने साल बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ज़्यादा मत फंसिएगा, सीधे इसको पुट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल तौर पे हम देखते हैं, 20 साल का बेटा है और बाप 50 साल का, यानी 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा और 30 साल का हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, क्योंकि 50-20 है। तो आप देखोगे तो रेशियो क्या बन रहा है, 2:1, लेकिन रेशियो पूछ क्या रहा है आपसे, 5:3। तो हम देखते हैं ये तो नहीं होगा पहला। इस तरह हम BC भी आप देख लीजिएगा। चौथे में आते हैं 25 साल बाद क्या होने वाला है। तो 25 साल बाद बाप हो जाएगा 75 साल का और बेटा हो जाएगा आपका कितने साल का, बेटा हो जाएगा आपका 45 साल का, ठीक है। तो ये हो क्या गया आपका 75 और 45, 15 और 9 हो गया, ठीक है। 15 और 9 इसको आप काटेंगे तो बन जाएगा 5 और 3। इस तरह भी आप पुट कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा 25 साल। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, या आपको नॉर्मली फॉर्मूला वे में करना है तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते हो ऑप्शन पे रख के, ठीक है। तो ये आपने SSC वगैरह के एग्जाम्स दिए हैं तो ऐसी ट्रिक्स आपको पता ही होंगी, और या एग्ज़ाम नहीं दिया SSC वगैरह का तो फिर ऐसी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बता दिया तरीका कैसे यूज़ करना होता है ऐसी ट्रिक्स को। और अदरवाइज़ आपको चाहिए ऑफिशियल में पूरा कि कैसे इसका नॉर्मल मेथड है, कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज़ हेटरोजीनियस। देखिए पॉपुलेशन हेटरोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सिमिलर, हेटरोजीनियस मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है।
इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक। तो जब पॉपुलेशन हेटरोजीनियस होती है तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं, एक तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रैटाफाइड और दूसरा यूज़ करते हैं हम लोग क्या, क्लस्टर सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक विल इंश्योर ऑप्टिमम। जब बात ऑप्टिमम की हो रही है ना रिप्रेजेंटेशन की, इन दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो स्ट्रैटाफाइड ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, बेसिकली होता क्या, एग्जाम्पल तौर पे इंडिया है, ठीक है, इसमें 130 करोड़ लोग हैं, तो हर कोई मतलब एक अलग, हर ग्रुप अपने आप में अलग है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्शन होने वाला है आपके यहाँ, ठीक है, आपने इस पूरी पॉपुलेशन डिवाइड कर लिया अर्बन और रूरल के बीच में, यानी इसके अंदर दो स्टारा बन गया। फिर उसके बेस पर अपने रिजल्ट जो है निकाला कि कौन किसको वोट दे रहा है, शहरों में किस पार्टी को वोट पड़ रहा है, गाँव में किस पार्टी को वोट पड़ रहा है। या फिर आपने इसको कास्ट बेस पे डिवाइड कर लिया, SC OBC जनरल, या रिलीजन बेस पे मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई। तो ये सब जो एक एक सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टारर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, आपस में हेटरोजीनियस हैं, यानी जब अलग अलग स्टारा कर लेंगे तो एक स्टारा जो होगा वो होमोजीनियस होगा, लेकिन जब वो मिक्स हो जाएगा सबके साथ तो वो कैसा होगा, वो हो जाएगा हेटरोजीनियस। फाइनली मेरा सैम्पलिंग पड़ी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन पे। ये आपका आ गया नंबर सीरीज, इसका आंसर होगा आपका 62, ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ ये स्क्वायर का फंडा लगा के -2 + 2 कर रहा था। ओके, मैं जब बनाऊंगा सेपरेट वाला तो उस पर मैं इसको डिस्कस करूँगा, थोड़ा ट्रिकी था ये, डेट्स वाई बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। अभी यहाँ पे मैं कराऊंगा तो मुझे पूरे क्वेश्चंस कराने हैं, तो DI और जो मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं सेपरेट कराऊंगा आपको जब मैं 10 खत्म कर लूँगा पूरे तब। तो ये DI बहुत ही ईजी आई थी आपके सामने, पूरा ये आपका दिया था इन द फॉर्म ऑफ करोड्स में दिया था, सिर्फ आपको ईजी कैलकुलेशन करनी थी, आपके आंसर आ जाते हैं। ये DI की आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करना, मैं इसका भी सिर्फ सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लोगे। DI बहुत इजी NTA दे रहा है, ओके। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आप अपने से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 26, तो 26 का आंसर आपका हो गया D है, 2014-2015, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन क्या था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज पुट टुगेदर आर इक्वल, ठीक है, इक्वल की बात कर रहा है, तो यानी आपको जोड़ देना 2014-2015, 2014-2015 या आप जोड़ते, एक में क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ आपको तो चीज़ें और क्लियर रहेंगी आपके लिए। 2014 में 50 + 70 120, ठीक है, और 120 और 130 क्या हो गया 250, 80 70 150 + 100 क्या हो गया, यानी आप कह सकते हो ये भी 250 है और ये भी 250 है। 2014 भी 250, 2015 भी 250, यानी दोनों इक्वल हो गया। यही क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, 2014-15 में इक्वल था। इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए थे। ओके, अब मैं आंसर सिर्फ करा रहा हूँ आपको। 26वां क्वेश्चन कहाँ गया भैया, अच्छा 27वां देखना था ना यार, क्या बताएं। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर वेल द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए मोर देन एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट, ठीक है। 27 का आंसर जो है आपका वो B है, यानी यहाँ पे बेसिकली पूछ क्या रहा है आपको। पहले तो आप क्या करोगे, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर वेल द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट, यानी इन दोनों का आप पहले क्या करोगे, एवरेज निकाल लोगे, और फिर एवरेज के बेस पे ए मोर देन, फिर इन हाउ मेनी गिवन ईयर वेल द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिवन एरिया। तो फिर आप बेसिकली कंपेयर करना है यहाँ पे आपको। मैं सेपरेट में इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आप बेकार में पूरा कराने जाऊँगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, छोड़िए अभी इसको आप, ठीक है। 28 का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। 28 का आंसर है आपका C, 2015 होगा। 29 का आंसर बता देता हूँ मैं आपको। 29 का आंसर डिफरेंस पूछा गया आपसे, ये आएगा आपका 20 करोड़, ये समझ से, हाँ 20 करोड़ आएगा, ठीक है। और 30वां क्वेश्चन क्या था आपका, हाँ 30वां आएगा 94% 0.03%, ठीक है, 94.03, ये आपका DI था, बहुत इजी DI था, आप सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है। और फिर भी सॉल्व नहीं होंगे मुझसे बोल देना, मैं DI का वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए, DI का अलग और मैथ का अलग, ठीक है। लेकिन पहले 10 पेपर सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल्स का मतलब होता है जो चीज़ खुद को रीजनरेट कर ले, क्या कर ले, खुद को रीजनरेट, यानी दोबारा से रिप्रोड्यूस रीजनरेट कर ले, और कैसे करें, स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में कर ले, यानी 5 साल 2 साल 1 साल 6 महीने 3 महीने, इस तरह से, यानी आपके लाइफ स्पेन में हो जाए वो। तो देखिए नेचुरल गैस क्या है, वो करोड़ों साल लेती है, वो नहीं है। सॉल्ट भी जो होता है वो भी बहुत समय लेता है बनने में। टीन भी जो है आपकी नॉन रिन्यूएबल है,
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, ये रिन्यूएबल है, यानी फिश जो है वो जो है मरेगी फिर आएगी, फिर मरेगी फिर आएगी। इसी तरह प्लांट्स हैं वो ख़त्म होंगे दोबारा आएंगे। तो यानी ये क्या खुद को कर रहे हैं, खुद को रीजनरेट कर रहे हैं, यानी ये क्या हो गया आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा। तो 31 का आंसर ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इस तरह क्वेश्चन आते हैं फाइल फॉर्मेट के, ठीक है। तो भैया आप बोल क्या रहे हैं आपसे, साउंड फाइल्स। तो साउंड फाइल्स पूछ रहे हैं आपसे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड फाइल फॉर्मेट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग साउंड फाइल अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है। तो ये साउंड फाइल के लिए पूछ रहे हैं आपसे। तो MP3 ओके, साउंड फाइल ही MP3, MP4 तो नहीं होता, ये काट दीजिए आप, ओके। और AV और MIDI भी जो होता है ये भी आपका साउंड फाइल नहीं होता, MIDI होता है, सॉरी AV नहीं होता, हाँ AV नहीं होता, ठीक है। तो AV सेकंड में भी है, AVI सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो आंसर क्या हो सकता है इसका, चौथा हो जाएगा आपका। एग्जैक्ट कौन कौन सी फाइल किस किस फॉर्मेट की होती हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं बनाऊंगा एक वीडियो, क्योंकि मैंने ये कवर नहीं किया अभी तक। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था आपका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका D हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, कोटा प्रोटोकॉल जो थी इसमें जिसमें बात हुई थी आपकी फेजेस आउट करने की, रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो वो कितने % से बात हुई थी, वो 18% से बात हुई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, या तो आएगा या नहीं आएगा, आपको इसमें कुछ करना नहीं था। और आपको आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया था आपका, कम्युनिकेशन से था। सिंक्रोनियस होता है और एसिंक्रोनियस होता है। अभी जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपसे वो क्या है, एसिंक्रोनियस है, यानी हमारी और आपकी जो इंटरेक्शन है वो लाइव नहीं है। और जब लाइव इंटरेक्शन होगा, यानी मैं यूट्यूब पे लाइव करूँगा, तो वो क्या होगा, वो सिंक्रोनियस वीडियो होगा, ठीक है, यानी सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन होगा आपका। ये क्या है, एसिंक्रोनियस हम लोग अभी कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय ओनली एसिंक्रोनियस, खाली है। तो इंस्टेंट मैसेज, तुरंत मैसेज कर रहा है, तुरंत रिसीव हो रहा है, तुरंत डिलीवर हो रहा है, तो ये क्या है, सिंक्रोनियस है आपका, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है आपका, सिंक्रोनियस है। ईमेल और फोरम में क्या है कि आपको ईमेल किया, फिर आपने कुछ देर बाद रिप्लाई किया या एक दिन बाद रिप्लाई किया, ईमेल एसिंक्रोनियस है, और फोरम भी, यानी B एंड C आपका आंसर हो सकता है। B एंड C आंसर हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। 34 का थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो विच एमंग द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड है रिलेटिवली स्लो ऑनसेट, यानी बेसिकली बोल रहे हैं ना कि जिसकी शुरुआत धीमी धीमी होती है और बहुत लॉन्ग टाइम तक जो जाता है, उस इसमें से कौन सा हैजार्ड है। तो ड्रॉट जो होता है वो है धीमे धीमे, कुछ 1 2 3 4 महीने सूखा पड़ता है, फिर वो सूखा सालों साल पड़ता ही रहता है, यानी स्लो है ये काफ़ी। और लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही भी ड्रॉट ही मचाता है, ठीक है। इस समय अफ्रीका के कंट्री सोमालिया वगैरह में ड्रॉट है 10 साल 15 साल से, ठीक है। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में एक रीजन है आपका विदर्भ करके, नाम सुना होगा मे बी। विदर्भ जो है वो वहाँ पे काफ़ी सालों से पड़ रहा है, ठीक है। यूपी का जो बुंदेलखंड है वहाँ भी काफ़ी सालों से क्या है, सूखा पड़ रहा है। तो एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से इलाके में जो है सूखा पड़ रहा काफ़ी समय से, तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दी। अफ्रीका के बारे में WHO ने ये भी बोला था कि अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कोरोना के साथ साथ जो आपकी भूखमरी है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट काफ़ी सालों से पड़ रहा है, ठीक है। केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, ये जितनी कंट्रीज अफ्रीका की पड़ जाती हैं, 9-10 कंट्रीज में बहुत सालों से सूखा पड़ रहा है आपका। थोड़ा करंट अफेयर भी देखते रहा कीजिए, वो भी मैटर करता है एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, लोकेट यहाँ पे मिल गया आपको, लोकेट अ वेब एड्रेस, तो URL C का 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वीडियो कॉल यूज़ ऑफ इंटरनेट टू मेक फ़ोन कॉल के लिए होता है, VoIP, इसका फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, मैं बता दूँगा आपको। और UTV केबल जो होता है वो स्मॉल प्लेस के लिए होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर इन स्मॉल बिल्डिंग, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक मेक यूज़ ऑफ लाइट पल्सेस, ठीक है। ये आपका 36 का आंसर हो गया। A का सेकंड होगा, A का सेकंड, B का क्या हमने लगाया है, B का 1 लगाया है, C का हमने 4 लगाया है, D का हमने 3rd लगाया है। ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं सर।
मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर। तो जब भी फ्रेश वाटर की बात आती है यानी बात किसकी कर रहा है, रिवर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा सीवेज सबसे बड़ा रीज़न होता है पोल्यूशन का फ्रेश वाटर में जी। एग्रीकल्चर जो होता है सबसे बड़ा रीज़न होता है जो ओशन में होता है यानी जो समुद्र में होता है, सॉल्ट वाटर में जो पोल्यूशन होता है उसका, ठीक है। तो ए और डी तो होगा कहाँ, ए और डी देखते हैं, ए और डी कहाँ पे मिल रहा है, ए डी ए डी ए डी ए डी आपको दो ऑप्शन में मिल जा रहा है, पहले और चौथे में, ठीक है। और जो लैंड फिल साइट्स होती हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, जो उनका वेस्टेज हम लोग फेंकते हैं ना, वो लैंडफिल साइट बन जाती है, जो कूड़े का ढेर आपने देखा है ना, वही होता है। तो ए डी और ई, तो ए डी ई तो हो जाएगा, बी और सी जो होता है फ्रेश वाटर से कोई और माइनिंग जो होती है वो बेसिकली ओशन के लिए होती है, उससे कोई मतलब होगा नहीं इसका। तो आंसर आप कह सकते हो इसका हो जाएगा ए डी बी, यानी पहला आंसर इसका हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 37, हाँ ठीक है 37 ए डी ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमास फ्यूल हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म अ सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए बायोमास जो होता है ना, वो वेस्टेज ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स जो होता है उससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, जो वो कार्बन प्रोड्यूस करता है उसकी क्वांटिटी उतना ही होती है जितनी कि एक प्लांट को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो उतना ही ये यूज़ करता है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो ये कार्बन यूज़ कर रहा है यानी जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, मतलब जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो 38 का आंसर आपका पहला हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम आ गया ये, ओके। तो 39 क्वेश्चन है, आपका कौन सा क्वेश्चन है, 39। तो देखते हैं। तो इंट्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, सवाल जवाब, ठीक है। तो वाई इस फैक्ट इज ट्रू, तो यहाँ पे सवाल जवाब वाला वो आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो ए का हो जाएगा वो, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन, खुद को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेस्ट और एन एग्जांपल प्रॉब्लम मीन्स टू यू, मीन्स टू यू से आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका 2, बिल्कुल हो जाएगा सर सी का 2। डी देखते हैं, बी देख लेते हैं पहले, प्रैक्टिस टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग योर सेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, जैसे आप लोग लाते नहीं हो मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते हो, तो वो प्रैक्टिस टेस्टिंग ही है ना, टेस्ट करते हो अपने आप को अपना। बी का हो जाएगा 3rd। डी का देखते हैं, इंटर, इंटर का मतलब क्या है, मिक्सिंग, इंटर से मतलब क्या, मिक्सिंग से निकल जाएगा आपका डी का वर्ड। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप वर्ड से भी जो है ना मैच कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड से मैच करके आपको बताया है ना सारी चीज़ें, उस तरह भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बुक सही आ जाए, 80% आएंगे, 20% थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इशू arising out of the growing reliance on information technology, IT टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो कई बार आपने सुना होगा कि डाटा हैक हो जाता है, इंफॉर्मेशन जो होती है चोरी हो जाती है, पासवर्ड चोरी हो जाती हैं आपकी, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है। सिक्योरिटी थ्रेट है, प्राइवेसी कंसर्न है, जैसे अभी आयोग सेतु आया उसमें भी ये इशू हो रहे हैं, प्राइवेसी कंसर्न और सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह की बात चल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा, ये तो एक ये उतना बड़ा थ्रेट या कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। प्रॉफिटेबल मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा मनी कमाना है या ब्लैक मार्केटिंग वगैरह से रिलेट करते हैं इसको। आंसर आपका हो जाएगा इसका बी एंड सी, बी एंड सी आपको मिल जाएगा, बी एंड सी मिल जाएगा आपको 3rd में, 14 का आंसर 3rd हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 41 पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, जब सीक्वेंस की बात आती है तो थोड़ा सा सोचिए, रुकिए और फिर टिक कीजिए। Which one of the following represent the correct order of sequence for reading skill in the context of research? रीडिंग स्किल की बात कर रहा है, कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च को आपको जो है रीड करना है, रीडिंग स्किल की बात कर रहा है तो उसकी क्या सीक्वेंस होगी। तो फाइनली सबसे लास्ट में क्या इंसान करता है, रिव्यू सबसे लास्ट में होता है, रिव्यू सबसे लास्ट में होता है, तो रिव्यू वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए। रिव्यू कब होता है, रिकॉल के बाद होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो आप रिव्यू करोगे, रिकॉल के बाद रिव्यू होता है, ठीक है, रिकॉल के बाद रिव्यू होता है।
रीड के बाद ही रिकॉल होगा? बिल्कुल होगा सर, कोई इसमें दम नहीं। तो पहले आप सर्वे जब ओपन करोगे तो पहले सर्वे के अंदर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अंदर सर्वे होगा। यानी ये बात है कि सर्वे है और ये क्वेश्चन है, तो सर्वे उसके अंदर क्वेश्चन होगा ना। तो यानी पहले क्या आएगा? पहले सर्वे आएगा फिर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सीक्वेंस सेट करना है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। Which among the following is the flagship scheme of the Ministry of Skill Development Entrepreneurship implemented by the नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर का। तो ये फ्लैगशिप स्कीम जिसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इसमें जो होता है स्किल पे वर्क करते हैं इंडिविजुअल के, ठीक है, यानी उसको स्किलफुल बनाते हैं और कुछ जो होता है बारीक काम सिखाते हैं, स्किल वाला काम सिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपने कई बार सुना होगा, ये है ये स्कीम 42 का टी। तो करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है आपका। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी की जो डिमांड है उसको हमें फुलफिल करना है और कम्पिटेंट ग्रेजुएट को जो है वो जो है प्रोड्यूस करना है इंस्टीट्यूट को कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है फाइट कर पाए। तो सबसे पहला चेंज हमें क्या करना होगा? तो देखिए, सबसे पहले जब आपको क्या चाहिए, प्रोफेशनल कोर्सेज चाहिए ना। जब आपको जाना है इंटरनेशनल मार्केट में और डिमांड फुलफिल करना है, ठीक है, और कम्पिटेट करना है, उनसे कंपटीशन करना है जो दूसरे कंट्रीज़ के हैं, ओके, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको अपने कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट शामिल करने पड़ेंगे, ठीक है, स्किल वाले सब्जेक्ट शामिल करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको अपने करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्लास 10 सीबीएसई ने डाल दिया है अपने सिलेबस में एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो क्या ट्राई कर रहा है? वो यही बात ट्राई कर रहा है, ठीक है, अपने कोर्स को और ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है कि जो बच्चे हों कल जब फ्यूचर में बाहर निकले तो उन्हें ईजिली जॉब मिल जाए, और जो डिमांड हो इंटरनेशनल मार्केट की कि उसको कैसा एम्प्लॉय चाहिए वो उसको फुलफिल कर पाए। करिकुलम नहीं चेंज करेंगे तो फिर बाकी बातों का मतलब ही नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो तो पढ़ाना पड़ेगा ना आपको न्यू स्किल जो है, जो नीड है मार्केट को। दैट्स वाई सबसे पहले तो शुरू हम कहाँ से करेंगे? करिकुलम चेंज करने से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं गाइस हम लोग जल्दी से। तो इन द एज ऑफ 4 वेदास स्टूडेंट वेयर एडमिटेड टू द वैदिक स्कूल आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ विच सेरेमनी? ठीक है, किस सेरेमनी की परफॉर्मेंस के बाद जो है वो होता था? तो उपनया सेरेमनी होती थी, जिसमें जो है आपको जो है जो पुराने आपके वैदिक काल में था तो जनेऊ वगैरह दिया जाता था, वो पहनाया जाता था आपको जनेऊ, ठीक है, स्नान के बाद। और उसके बाद फिर बालक को घर छोड़ के जाना पड़ता था अपने गुरुदेव के साथ, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ये आपका कहाँ से है? ये क्वेश्चन है हायर एजुकेशन में और एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर से क्वेश्चन है, ठीक है। इस विधि को हम लोग क्या कहते थे? ठीक है, इसको कहते थे उपनया सेरेमनी, ठीक है। हर बालक की होती थी। 7 साल से लेकर 11 साल तक मेरी समझ से वो घर पे ही विद्या लेता था अपने गुरु से, और 11 साल के बाद वो चला जाता था, ठीक है, गुरु के साथ। तो जहाँ भी गुरु देते थे विद्या उसको, ठीक है, गुरुकुल में, सॉरी कहाँ भी कहा, गुरुकुल में ही देंगे, तो गुरुकुल चला जाता था। तो 44 का आंसर ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये 7 आएगा, ये 9 आएगा, ये 11 आएगा, ओके, और फिर ये 13 आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट करने का तरीका वही है जैसे आप करते हो उस तरह निकाल सकते हो। यानी एक तरीका और भी इसका होता है, मैं वो बोल देता हूँ आपको, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, ठीक है। 2 दी पावर 0 यानी 1 हो गया, ये 1 में प्लस करिए आप, और 2 दी पावर 1 2, ठीक है, और 2 दी पावर 2 यानी 7 हो गया। इसी तरह जब इसको आप कन्वर्ट करोगे, आप इस साइड शुरू करो राइट हैंड साइड से, और 2 दी पावर 0 से आपको शुरू करना होता है। ईजी वे में बता रहा हूँ कन्वर्ट करने का। फिर 2 दी पावर 1 2 3 इस तरह आगे बढ़ चले जाओगे आप। तो जब ऐसा आप करोगे तो 7 9 11 आ जाएगा आपका, और 13 आ जाएगा, यानी ये सीक्वेंस आपकी सही है, ये सही है आपका। अब बाइट इज़ अ बाइनरी नंबर कंस्टिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट्स। हाँ, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। और एक निबल में क्या होते हैं? 4 बाइट्स होते हैं, सॉरी 4 बिट्स होते हैं, ओके। और एक बाइट में क्या होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो ये भी सही है आपका। तो ये दोनों सही हैं आपके, बोथ ए एंड बी। 45 का सी हो गया आपका। इसका सीक्वेंस पड़ा हुआ है ICT वाले में, ठीक है, जाइए ICT के अंदर आपको मिल जाएगा। और पूरा मैंने बताया हुआ कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया आपको। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वहाँ पे जाइए और वीडियो देखिए, आपके लिए पड़ा हुआ है, आप उसको वीडियो को देख के समझ जाइए कैसे कन्वर्जन हो रहा है। बेसिकली हमने जो यहाँ पे कन्वर्ट किया वो क्या किया है? डेसिमल में किया है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद डी आई है, अरे डी आई सॉरी पैसेज है। इसके बाद पैसेज जो है मैं खाली आपको आंसर बता देता हूँ पैसेज का। 46 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 47 का आंसर हो जाएगा पैसेज, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 48 का आंसर हो जाएगा आपका 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और 50 का आंसर हो जाएगा आपका, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से इसका, ठीक है, पूरा ले लीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा 50 का डी। तो गाइज मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूँ, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और ज़रूरी है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं भी हो सकता है आपको उसका PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैं प्रोवाइड कर दूँगा नीचे कमेंट में। ओके, बाय, टेक केयर, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।